इस लेक्चर में हम ट्राइब्यूनल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है जी ये ट्राइब्यूनल, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है हिंदी में अध्यादेश। क्या होता है ये जानेंगे। पहले ऑर्डिनेंस का नाम देखो, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डिनेंस 2021। अभी ऑर्डिनेंस क्या होता है जी, ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश होता है जी। जैसे मान लो कोई लॉ बनाना है, कानून बनाना है, उसके लिए पार्लियामेंट है हमारे पास। कोई भी लॉ बनाएंगे जब पार्लियामेंट से पास होकर, लोकसभा से और राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। लेकिन मान लो जी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब इसका सदन नहीं लग रहा। सेशन लगते हैं ना, जैसे मानसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, या फिर आपका हो गया जी आपका बजट सेशन। बजट सेशन तो ये सेशन लगते हैं तब लॉ पास करते हैं ना। मान लो सेशन नहीं लगा हुआ, एक हाउस सेशन में नहीं है या फिर दोनों हाउस सेशन में नहीं है, दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा का सेशन नहीं लग रहा है, दोनों हाउस ही सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 123 123 8 नंबर का आर्टिकल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस अध्यादेश पास कर सकता है। ये एक तरह से लॉ ही होता है, कानून। लेकिन इसकी वैलिडिटी कैसे होती है जी, कितने दिन तक होती है इसकी वैलिडिटी होती है जी। नॉर्मल लॉ तो क्या है जी, जब बना दिया कानून, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो वो लॉ रहेगा लाइफ टाइम तक, जब तक रिपील नहीं करेंगे, उसे रद्द नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन ये ऑर्डिनेंस रहता है जी कब तक, मान लो जब लोकसभा राज्यसभा का सेशन लगा जी, पार्लियामेंट का सेशन लगा, तो उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर इसे पास कराना होता है ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो लॉ बनाया है। दोनों पार्लियामेंट में से लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो वो लॉ बनना चाहिए 6 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब 6 हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन 6 वीक। अगर नहीं बना तो ये जो ऑर्डिनेंस पास किया था जिसके थ्रू लॉ बनाया था, वो लैप्स कर जाएगा, मतलब कि वो रद्द हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, समझे। तो ये लॉ कैंसिल हो जाएगा। तो ये है जी ऑर्डिनेंस। और ट्राइब्यूनल क्या होती है जी, ट्राइब्यूनल होती है, गवर्नमेंट ने सोचा कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया जी 1976 में। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14A जोड़ा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट, 22 पार्ट, उसमें 14 है, 14 का पार्ट जोड़ दिया जी 14A, और इसमें आर्टिकल जोड़े जी 323A और B। इसके जरिए ट्राइब्यूनल बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि हाई कोर्ट वगैरह में केस बहुत ज़्यादा थे, पेंडिंग केस बहुत ज़्यादा थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स रिलेटेड जितने भी केस हैं वो ये ट्राइब्यूनल देखें, ये सारे केस रिजॉल्व करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जैसे मान लो कोई रिक्रूटमेंट का केस आ गया जी, भर्ती के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट की भर्ती निकली और कुछ घोटा घपला हो गया, तो उसके रिगार्डिंग कोई केस है, या फिर टैक्स के रिगार्डिंग कोई टैक्स नहीं भरा, कोई डिस्प्यूट है जी, विवाद है, तो ट्राइब्यूनल देखें। तो ये बनाया गया था जी, इसलिए ट्राइब्यूनल। अब ये ऑर्डिनेंस पास किया जी, क्या क्यों पास किया है, क्या डिसीजन लिए हैं, ये देखेंगे जी। इसके थ्रू क्या है, 9 लॉज हैं, 9 लॉज मतलब 9 ऐसे कानून हैं जिनके जरिए एपेलेट अथॉरिटीज़ हैं जो केस सुनती हैं, तो उनको रिप्लेस करेगा जी ये। इनके सारे केस, मतलब जो अपेलेट बोर्ड है, अपेलेट अथॉरिटी हैं, उनको कैंसिल कर देगा, उनको रिपील कर देगा एक तरह से। ये लॉ जो बनेगा ऑर्डिनेंस, मतलब रिपील कर दिया। और हाई कोर्ट अब देखेगा जी इनके सारे केस, जो अपेलेट अथॉरिटी देखती थी, मतलब इन्हें रिपील कर दिया। अब रिपील का मतलब होता है जी कैंसिल या रद्द कर देना। ये ऑर्डिनेंस क्या है जी, अमेंड किया है इसने फाइनेंस एक्ट 2017 को, इसने एक्ट को अमेंड किया है, इस एक्ट को। और इसने पावर दी है जी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का प्रोविजन रखा है। और इसमें एक्ट में क्या और दिया है जी, इस एक्ट में दिया है कि जिस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो रूल बना सकता है, जो मेंबर हैं ट्राइब्यूनल के, ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, और ट्राइब्यूनल के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मतलब किस बेस पे उनको मेंबर चुना जाएगा, उनकी टर्म एंड कंडीशन कितनी रहेगी जी, सर्विस कंडीशन, उनके इनके लिए कंपोजिशन क्या होगी जी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, उसकी क्या कंपोजिशन होगी। कंपोजिशन का मतलब है जी, जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी ना, एक ऐसी कमेटी होगी, कुछ मेंबर होंगे, तो उसके कौन कौन मेंबर होंगे, और वो किस तरह से इन मेंबर को चुनेंगे, ट्राइब्यूनल के मेंबर को। तो ये सारा इसमें जी इंपावर करता सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। अब जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी, ये कमेटी होगी जी कुछ मेंबर की, ये कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी, सिफारिश देगी कि भाई साहब ये मेंबर हमने चुने हैं, इस सिलेक्शन कम सिलेक्ट ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ने ये कहेगी हमने ये मेंबर चुने हैं ABCD, इनको आप ट्राइब्यूनल का मेंबर बना दो। कोई भी ट्राइब्यूनल होगी जी, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। सेंटर पर जैसे कैट है जी, कैट कैट क्या है जी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। स्टेट लेवल पर जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो इनके मेंबर जैसे कैट के बताएगा, ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेगा जाके ये मेंबर है जी ABCD, और आप ट्राइब्यूनल के ये मेंबर अपॉइंट कर दो, तो ये अपॉइंट कर देंगे। तो इस मेंबर के जी कुछ जिसके चेयरपर्सन और मेंबर होंगे ट्राइब्यूनल के, वो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके बेस पे, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी इसके रिकमेंडेशन पे। रिकमेंडेशन का मतलब है सजेशन, एडवाइस या सलाह। इस कमेटी में कौन कौन कंसिस्ट करेंगे जी, जब अब बात हो रही है जी इस कमेटी की,
सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के कौन कौन मेंबर होंगे जो सिफारिश देंगे, रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके मेंबर होंगे जी, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होंगे। या अगर ये नहीं आ सकते, मान लो किसी कारण बस इन्हें काम पड़ गया, इनकी बेटी की शादी है, नहीं आए, ये तो एक बात है जी, मान लो कुछ भी काम है, तो ये क्या करेंगे जी, कोई किसी भी और मेंबर को नॉमिनेट कर देंगे, किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को कह देंगे भाई साहब मैं नहीं जा सकता इस कमेटी की मीटिंग में, आप चले जाओ, तो अपनी जगह पे किसी और को भेज देंगे। तो ये इस कमेटी के चेयरपर्सन रहेंगे जी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मेंबर होंगे, तो चेयरपर्सन रहेंगे इस कमेटी के अध्यक्ष। और इनके पास कास्टिंग वोट का अधिकार होगा, राइट होगा। ये कास्टिंग वोट क्या होते हैं जी, अभी समझेंगे हम, बस ये जान लो, जो सुप्रीम कोर्ट के ये जज रहेंगे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मेंबर रहेंगे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के, वो इसके चेयरपर्सन भी होंगे और कास्टिंग वोट का राइट होगा। अभी समझेंगे जी कास्टिंग वोट। और नेक्स्ट इसके मेंबर होंगे जी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नॉमिनेट करेगी सेक्रेटरीज को, जो सेक्रेटरीज बन जाते हो ना जी, आप आईएएस बन गए तो आपका प्रमोशन होकर सेक्रेटरी बन जाओगे, तो सेक्रेटरीज इसके मेंबर होंगे। कुछ सिटिंग या आउटगोइंग चेयरपर्सन, जैसे मान लो जी पहले इस सर्च कम कमेटी का कोई पर्सन था, मेंबर था, तो वो रिटायर हो गया, तो उसे दोबारा से इसका मेंबर बना सकते हैं। या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो गया, उसको भी इसका मेंबर बना सकते हैं। या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई रिटायर है जी, रिटायर हो गया, तो उसको भी इसका मेंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट कौन होंगे जी इसके मेंबर, इसके मेंबर होंगे जी सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे जी, जो अंडर विच ट्राइब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड, जिनके अंडर जी ट्राइब्यूनल बनाई गई है, उनके जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे इसके मेंबर। लेकिन इन सेक्रेटरी के पास, जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा जी, वोट करने का अधिकार नहीं होगा। मान लो ये कमेटी ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कोई डिसीजन ले रही है, तो डिसीजन में वोटिंग के जरिए लेगी ना, तो इसे वोट करने का अधिकार नहीं है। अब कास्टिंग वोट समझो जी, मान लो इसके 4 ही मेंबर सेलेक्ट किए जी, 4 मेंबर में वोटिंग हो रही है, एक डिसीजन लेना है, जिसने 3 मेंबर ने यस की तरफ ज़्यादा वोट किए तो डिसीजन ले लेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन ऐसी कंडीशन हो गई जी, 2 ने कहा यस और 2 ने कहा नो, अब डिसीजन कहाँ से ले, बराबर बराबर की वोट है। तो उस टाइम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, या उन्होंने अपनी जगह पे कोई जज नॉमिनेट किया है, तो वो चेयरपर्सन रहेंगे इस सर्च कम कमेटी के, वो क्या है, उनके पास कास्टिंग वोट रहेगी, वो एक वोट और कर सकते हैं जी, वो जिस तरफ करेंगे, यस की तरफ वोट कर दिया तो 3 हो जाएंगी, अगर नो की तरफ कर दिया तो यहाँ 3 हो जाएंगी, तो एक की तरफ वोट कर देंगे, उसी तरफ मान लो यस की तरफ उन्होंने वोट कर दिया तो 3 वोट हो गई, यहाँ 2, तो अब वोटिंग यहाँ ज़्यादा है यस पे, तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा, यस हो जाएगा। इसे बोलते हैं जी कास्टिंग वोट, मतलब वोट करने के बाद भी उसके पास अधिकार होगा वोट करने का। जैसे स्पीकर के पास होता है ना जी, स्पीकर के पास वो कास्टिंग वोट, मान लो बराबर की वोट पड़ जाए लोकसभा में, तो वो कास्टिंग वोट कर सकता है, लेकिन उसके पास कास्टिंग वोट होती है, वैसे नॉर्मली वोट नहीं कर सकता वो। हाँ, जब उसके पास मतलब उसके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो ना, सुप्रीम मतलब स्पीकर का, लोकसभा के अध्यक्ष का, जब वो नॉर्मली वोट करेगा, जब कास्टिंग वोट नहीं होती। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जी। अब इसकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगी जी, ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन होंगे और मेंबर होंगे। देखो जी, इनका चेयरपर्सन होगा जो ट्राइब्यूनल का, उनका अध्यक्ष, ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष होगा जो चेयरपर्सन, उसका कार्यकाल होगा जी 4 साल का, 4 ईयर या 70 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। मान लो जी उन्हें 4 साल हो गए 69 साल के पे ही, तब हो जाएगा जी। या फिर उन्हें जी मान लो जी उनके जो पोस्टिंग की थी 68 ईयर में पोस्टिंग की, चेयरपर्सन बने, और 70 ईयर हो गई जी उन्हें, 2 साल ही की, तो तभी रिटायर हो जाएंगे 2 साल में ही, समझे, 2 ईयर में ही। और जो इसके मेंबर होंगे ट्राइब्यूनल के, उनकी एज होगी जी मैक्सिमम एज 67 ईयर या 4 ईयर, 4 ईयर या 67 ईयर, ये 4 ईयर या 67 ईयर वो मैक्सिमम करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाएगी रिटायर हो जाएंगे। अब ये कौन से 9 लॉज, कौन से 9 ऐसे कानून हैं जिनको रिप्लेस करेगा ये, जो अभी ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, ऐसे अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्राइब्यूनल है, उनको रिप्लेस करेगा ये, इन एक्ट के थ्रू बनी हुई है जी ऐसी ट्राइब्यूनल, ये एक्ट है 9। ये 9 एक्ट आपको याद ना भी रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक बार आप देख लो। सिनेमाटोग्राफ एक्ट है 1952 का, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, कॉपीराइट एक्ट है 1947 का, 57 का, कस्टम एक्ट है जी 1962 का, 1970 का पेटेंट एक्ट है, इसके थ्रू भी एक ट्राइब्यूनल बनी हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है 1994 का, एक 2002 का है जी लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट, ये कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट। एक है जी 1990 एक्ट का जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एंड एक्ट, इसके थ्रू जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है जी, जिसे 10 साल का मतलब एक तरह से राइट देते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट को अपने नाम से बेच सकता है, कोई दूसरा नहीं बेच सकता। तो मेन तो इसमें यही है जी, ये 3 आप याद रखने ना मेन, और बाकी के भले ही याद ना रहें, ये 9 लॉ जी टोटल मिला के ऐसे। अब रीजन क्या जी, क्यों रिप्लेस किया जी ट्राइब्यूनल ने इनको, इन जो 9 लॉज के अंदर जो ट्राइब्यूनल बनी हुई थी, तो गवर्नमेंट ने क्यों स्टेप लिया। देखो जी, एक तो है जी पहला कारण पुअर एडजुडिकेशन एंड डिले, मतलब ये जो ट्राइब्यूनल बनाई गई थी, बनाई तो इसलिए गई थी कि हाई कोर्ट में पहले ही पेंडिंग केस बहुत ज़्यादा थे और डिले होता था, डिले का मतलब देरी होती थी जी केस को मतलब निपटाने में।
लेकिन ये ऑलरेडी डिले कर रहे हैं, ऑलरेडी डिले कर रहे हैं। और पुअर एडजुडिकेशन है जी, बहुत इनका मतलब पुअर कंडीशन है, ये फैसला सुनाने में बहुत देर लगाते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इनको बनाने में जब ऑलरेडी डिले कर रहे हैं? तो इसलिए एक तो कारण ये हो गया जी एक्चुअली में। नेक्स्ट इनका कारण है जी लिटिगेशन अगेंस्ट देम। लिटिगेशन का मतलब है जी मुकदमा। अब खुद ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट ही मुकदमा चल रहे हैं जी। जो ये ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश की थी 9 एक्ट के थ्रू, इनके अगेंस्ट ही, इनके मेंबर चेयरमैन या इन ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट ही लिटिगेशन हो रही है जी, मुकदमे चल रहे हैं। अब सोचो, जो ट्राइब्यूनल फैसला सुना रही है उसके अगेंस्ट ही केस चल रहा हो तो क्या फ़ायदा इन्हें रखने का। तो देयर हैज़ बीन इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब है जी बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम लिटिगेशन सिंस 1985, 1985 से जी इनके खिलाफ चल रहे हैं जी लिटिगेशन, इस वजह से इनको हटाया जा रहा है। अब रिलेटेड कंसर्न क्या जी, परेशानी क्या जी, जब अगर इनको हटा देंगे ट्राइब्यूनल को, परेशानी ये जी हाई कोर्ट का केसेस का बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। बर्डन का मतलब है जी बोझ। हाई कोर्ट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है जी केस, लगभग लाखों में केस पेंडिंग है जी हमारे हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट है 25 हाई कोर्ट है हमारे कंट्री में, उन पर लाखों में केस पेंडिंग है। तो ऑलरेडी पेंडिंग केस हैं और सारे केस ट्राइब्यूनल के मान लो हाई कोर्ट में आएंगे तो ऑलरेडी और बर्डन बढ़ने वाला है हाई कोर्ट पे। अब ट्राइब्यूनल क्या होते हैं जी, थोड़ा डिटेल से इसको भी देख लेते हैं, बस 2 मिनट और लगेंगे। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जी, इंस्टीट्यूशन है एक ट्राइब्यूनल। ये किस लिए बनाई गई थी? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे केस उसका सॉल्व किया जा सके, इसलिए बनाई गई थी। इसके फंक्शन क्या है जी? डिस्प्यूट वगैरह का एडजुडिकेटिंग करना, मतलब विवाद को निपटारा करना, या डिटरमाइनिंग राइट बिटवीन द कंटेस्टिंग पार्टी, मतलब जो भी पार्टी है जी, जो जिनके बीच में डिस्प्यूट है उनके अधिकारों का निश्चय करना कि किसका अधिकार क्या रहेगा, डिसाइड करना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना, रिव्यू करना जी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का, और बाकी के और काम भी है जिसके, एंड सो फोर्थ। और जो ट्राइब्यूनल वर्ड है ना, ये कहाँ से आता है जी? रोमन वर्ड है जी, रोमन रिपब्लिक का वर्ड है ये, ट्राइब्यून से आया है। ट्राइब्यून का मतलब है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिक रोमन रिपब्लिक। ये मजिस्ट्रेट होता है जी, ये रोमन ऑफिशियल होता है अंडर मोनार्की, मोनार्की के अंडर ये ट्राइब्यून। रोम आप जानते हो ना, रोमन, रोम कहाँ पे? यूरोप में जी, यूरोप में। ये तो रोम रिपब्लिक से आया जी ये वर्ड ट्राइब्यून, तो इसका मतलब मजिस्ट्रेट है, ये आपको बस याद रखना है इसमें। अब जो ये ट्राइब्यूनल है जी, ओरिजिनली कोई भी हो सकता है जी, जनरली, जनरली का मतलब है प्राय कोई भी हो सकता है ट्राइब्यूनल, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ये एक एज ए जज या एडजुडिकेट करेगा जी, काम करेगा, और कोई भी डिस्प्यूट क्लेम वगैरह को डिटरमाइन करेगा। वेदर और नॉट इट इज़ कॉल्ड ए ट्राइब्यूनल इन इट्स टाइटल, चाहे भले इसे टाइटल में ट्राइब्यूनल बोला गया ना बोला गया हो, ये निपटारा करेगा जी, जज की तरह काम करते हैं ये। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जी इनकी कोई? हाँ बिल्कुल है, हमने स्टार्टिंग में समझा। देखो ओरिजिनली तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, जब हमारा संविधान बना था तब नहीं थे, 1915 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब ये नहीं थी ट्राइब्यूनल। ये बाद में 1976 में जोड़ी गई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया जी, संविधान में संशोधन सुधार किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1976 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? देखो जी, सिफारिश दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ये वही कमेटी है जिसने फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने के लिए कहा था, इसी कमेटी ने बोला था ट्राइब्यूनल जोड़ने के लिए, तो इसकी रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे, सजेशन पे ये जोड़ा जी ट्राइब्यूनल। ये अमेंड किया जिसने पार्ट जो 14 है उसमें पार्ट 14A जोड़ा जी कॉन्स्टिट्यूशन में, 14A जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, और 2 आर्टिकल जोड़े जी। आर्टिकल है जी आर्टिकल 323A और 323B, 2 आर्टिकल जोड़े। ये 323A है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डिस्प्यूट है उनको रिगार्डिंग केस देखता है जी सारे। पब्लिक सर्विस से रिलेटेड हो गया जी, कोई सर्विस कंडीशन होगी जी, कोई पब्लिक रिक्रूटमेंट से हो गया, मतलब भर्ती होती है जो गवर्नमेंट भर्ती, उनसे रिलेटेड कोई केस है वो देखते हैं। और आर्टिकल 323 देखता है जी टैक्सेशन से रिगार्डिंग कोई टैक्स हो, मतलब सब्जेक्ट रिगार्डिंग टैक्सेशन, कोई केस हो गया जी टैक्स के रिगार्डिंग, वो केस देखते हैं। इस आर्टिकल के अंदर ट्राइब्यूनल बनती है, आर्टिकल 223B के अंदर, 323B के अंदर जो ट्राइब्यूनल बनेंगी, मतलब ऐसी जो ट्राइब्यूनल बनेंगी 323B के अंदर, तो वो देखेंगी क्या? टैक्सेशन के रिगार्डिंग, इंडस्ट्रियल एंड लेबर के रिगार्डिंग, या फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग कोई केस हुआ, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई केस हुआ, या लैंड रिफॉर्म से, भूमि सुधार से, फूड से, या अर्बन प्रॉपर्टीज़ पे कोई सीलिंग है, या इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, या रेंट या टेनेंसी राइट से कोई रिलेटेड केस हुआ, सारे केस देखेंगे जी ये ट्राइब्यूनल, जो आर्टिकल 323B के अंडर एस्टेब्लिश होंगी। और एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सी देखेंगे? आर्टिकल 323A के अंडर ट्राइब्यूनल बनती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने के लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी बस।